नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको ले चलेंगे दूसरे विश्व युद्ध की सबसे खूंखार जंग के मैदान में, स्टालिनग्राड। साल था 1942। हिटलर की जर्मन फौज, जिसे कोई रोक नहीं पा रहा था, रूस के दिल तक पहुंच चुकी थी, वोल्गा नदी के किनारे। उनका निशाना था स्टालिनग्राड, स्टालिन के नाम पर बसा एक शहर, रूस की शान, एक बड़ा औद्योगिक केंद्र। लेकिन यह लड़ाई इतिहास की सबसे भयानक लड़ाई बनने वाली थी। एक ऐसा मोड़ जहां से जंग का रुख पलट गया। सोचिए, एक हंसता खेलता खूबसूरत शहर जिसे सोवियत यूनियन अपनी शान समझता था, पार्क, बाग बगीचे, बड़े बड़े चौक, अब वो सिर्फ मलबे का ढेर था। जर्मन और रूसी फौज गली गली, मकान मकान के लिए लड़ रहे थे। हर तरफ तबाही थी, मौत का सन्नाटा था। अंदाजा लगाया जाता है कि इस जंग में लगभग 20 लाख लोग मारे गए, फौजी और आम नागरिक मिलाकर। यह जंग नहीं, नरक का दरवाजा था। इसी तबाही के बीच एक ट्रेन पहुंचती है वोल्गा के दूसरे किनारे। उसमें भरे हैं हजारों नए रंगरूट, जिनके चेहरों पर खौफ और अनिश्चितता साफ दिखती है। उन्हीं में से एक है वासिली जाइत्सेव। जूड लॉ ने इस किरदार को निभाया है, फिल्म के मुताबिक उराल के पहाड़ों का एक मामूली चरवाहा। ट्रेन से पहले आम लोगों को उतार दिया जाता है और अब यह सिर्फ फौजियों को स्टालिनग्राड के मुहाने तक ले जा रही है। और फिर शुरू होता है वोल्गा नदी को पार करने का खौफनाक सफर। कमजोर सी किश्तियों में फौजियों को ठूंस दिया जाता है, बिना किसी सुरक्षा के। ऊपर से जर्मन हवाई जहाज और तोपखाने लगातार आग बरसा रहे हैं। कई किश्तियां पार लगने से पहले ही नदी में समा जाती हैं। यह कोई जंग की तैयारी नहीं थी, यह तो सीधे मौत के मुंह में धकेलना था। इस माहौल में एक मामूली इंसान की क्या हैसियत। लेकिन कभी कभी ऐसे ही हालात में एक चिंगारी शोला बन जाती है। स्टालिनग्राड के अंदर रेड आर्मी की हालत पतली थी। उन्हें एक ऐसे हमले में झोंका जा रहा था जो खुदकुशी से कम नहीं था। आधे सिपाहियों के पास बंदूक तक नहीं थी, सिर्फ कुछ गोलियां थीं। हुक्म था, जो मरे उसकी बंदूक उठा लो। और अगर कोई डर के मारे पीछे हटने की कोशिश करता तो उनके अपने ही अफसर उन्हें गोली मार देते थे। जर्मन फौज लाउडस्पीकर पर उनका मजाक उड़ा रही थी, सरेंडर करने को कह रही थी। इसी भगदड़ और मौत के खेल में वासिली डर से कांपता हुआ लेकिन होशमंद लाशों के ढेर में छुप जाता है। वहीं उसकी मुलाकात होती है कमिसार दानिलोव से। जोसेफ फाइन्स द्वारा निभाया गया किरदार एक पॉलिटिकल अफसर जो खुद भी फंस गया था। एक तनाव भरा पल। दानिलोव के पास राइफल है, लेकिन वो जर्मन फायरिंग की वजह से हिल नहीं सकता। तभी वासिली अपने शिकारी अनुभव का इस्तेमाल करते हुए, जो उसने बचपन में भेड़ियों का शिकार करते वक्त सीखा था, दानिलोव को सही वक्त पर फायर करने की सलाह देता है। और फिर आता है वो फैसलाकुन लम्हा। दानिलोव राइफल वासिली को देता है और वासिली हैरतअंगेज तेजी और अचूक निशाने के साथ पलक झपकते ही 5 जर्मन अफसरों को ढेर कर देता है। दानिलोव की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वासिली ने न सिर्फ खुद को बल्कि दानिलोव को भी बचा लिया था। इस हार और निराशा के बीच ये एक छोटी सी जीत थी, लेकिन इसने एक नए अध्याय की शुरुआत कर दी थी। ये सिर्फ बचाव नहीं था, ये एक स्नाइपर के जन्म का संकेत था। एक ऐसा पल जिसने वासिली की किस्मत और दानिलोव की सोच दोनों को बदल दिया। वासिली की काबिलियत ने दानिलोव, जो फौज का जोश बढ़ाने के तरीके ढूंढ रहा था, को एक उम्मीद की किरण दिखा दी थी। ऊपर बैठे थे निकिता क्रुश्चेव। बॉब हॉस्किंस ने यह किरदार निभाया है, जो अपने अफसरों से फौज का मनोबल बढ़ाने के लिए सुझाव मांग रहे थे। कुछ ने और सख्ती और डर का रास्ता सुझाया, लेकिन दानिलोव ने कहा, हमें डर नहीं, प्रेरणा चाहिए। और वह प्रेरणा बनेगा वासिली जाइत्सेव। दानिलोव, जो अब सीनियर लेफ्टिनेंट बन चुका था, अपनी पॉलिटिकल पहुंच और लेखनी का इस्तेमाल करता है। अखबारों में वासिली की बहादुरी के किस्से छपने लगते हैं। देखते ही देखते वासिली जाइत्सेव एक नाम नहीं, एक प्रतीक बन जाता है। उम्मीद का प्रतीक, जीत का प्रतीक उन हजारों लाखों निराश सैनिकों और नागरिकों के लिए जो हर दिन मौत का सामना कर रहे थे। फिल्म में वासिली को एक अनपढ़, सीधा सादा देहाती दिखाया गया है, शायद इसलिए कि एक आम आदमी का हीरो बनना ज्यादा असरदार प्रोपेगेंडा था। हकीकत में असली वासिली जाइत्सेव पढ़ा लिखा था और आर्मी ज्वाइन करने से पहले नेवी में अकाउंटेंट था। वासिली को स्नाइपर डिवीजन में प्रमोट कर दिया जाता है। उसे एक खास स्नाइपर राइफल मिलती है, मोसिन नागांत में 90-1/30 पीयू स्कोप के साथ। हालांकि यह स्कोप स्टालिनग्राड की लड़ाई के बाद इस्तेमाल में आया था, असली जाइत्सेव ने पीएम स्कोप वाली राइफल इस्तेमाल की थी। अब वासिली का काम था छुपकर जर्मन अफसरों का शिकार करना, और वह इस काम में माहिर निकला। एक के बाद एक जर्मन अफसर उसके निशाने का शिकार बन रहे थे। इसी बीच कहानी में आती है तानिया चेरनोवा। रैचल वाइज ने इस किरदार को जीवंत किया है।
स्टालिनग्राड की ही रहने वाली, जो अब फौज में शामिल हो चुकी है। वासिली और दानिलोव दोनों ही उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और शुरू होता है एक लव ट्रायंगल। दानिलोव तानिया की सुरक्षा की चिंता या शायद अपनी शुरुआती जलन के चलते उसे फ्रंट लाइन से हटाकर एक इंटेलिजेंस यूनिट में ट्रांसफर करवा देता है, ये कहकर कि उसकी जर्मन भाषा का ज्ञान काम आएगा। लेकिन जंग के मैदान में इश्क की यह कहानी आगे चलकर कई नई उलझनें पैदा करने वाली थी। वासिली की कामयाबी अब जर्मन कमांड के लिए सिरदर्द बन चुकी थी। उनके अफसर मारे जा रहे थे, फौज का मनोबल गिर रहा था। अब उन्होंने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। जर्मनी से बुलाया गया उनके सबसे खतरनाक निशानेबाज को, मेजर एरविन कनिक। एड हैरिस ने इस रोल में जान डाल दी है। कनिक सिर्फ एक स्नाइपर नहीं था, वो जर्मन आर्मी की स्नाइपर स्कूल का हेड था, एक उस्ताद निशानेबाज। उसका सिर्फ एक मिशन था, वासिली जायत्सेव को ढूंढना और खत्म करना। मेजर कनिक एक शातिर, ठंडे दिमाग वाला, बेहद अनुभवी और एरिस्टोक्रेट स्नाइपर। उसके हाथों में खास ग्लव्स होते थे, जिनकी उंगलियां ट्रिगर पर बेहतर कंट्रोल के लिए कटी हुई थीं। कहा जाता है कि जूड लॉ और एड हैरिस को उनकी आंखों की एक्सप्रेसिवनेस की वजह से कास्ट किया गया था, क्योंकि उन्हें बिना बोले बहुत कुछ कहना था। अब यह लड़ाई सिर्फ दो फौजों की नहीं रही थी, ये बन गई थी दो माहिर निशानेबाजों की जंग, एक शिकारी और एक शिकार का खेल। स्टालिनग्राड के खंडहर बने मैदान में यह एक पर्सनल ड्यूल था, जिसके नतीजे का असर पूरी जंग पर पड़ सकता था। कनीक का आना ही फिल्म का वो मोड़ था जिसने वासिली को सीधे जंग के सबसे खतरनाक खेल में उतार दिया। हालांकि कुछ इतिहासकार मेजर कनीक के अस्तित्व पर ही सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि शायद ऐसा कोई स्नाइपर था ही नहीं, लेकिन फिल्म ने इस ड्यूल को कहानी का केंद्र बनाया, क्योंकि ये एक हीरो और विलेन की टक्कर को एक बड़ी लड़ाई के बीच ज्यादा पर्सनल और रोचक बना देता था। मेजर कोनिग ने आते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने बड़ी चालाकी से वासिली के लिए जाल बिछाया, कभी चमक का इस्तेमाल करके, कभी नकली निशाना दिखाकर, और वासिली के दो साथी स्नाइपरों को मार गिराया। वासिली बाल बाल बचा। सोवियत कमांड समझ गया कि कोनिक कितना बड़ा खतरा है। उन्होंने वासिली की मदद के लिए कुलिकोव को भेजा। रॉन पर्लमैन ने यह रोल किया है, जो कभी कोनिक का ही स्टूडेंट रह चुका था। अब शुरू हुआ असली चूहे बिल्ली का खेल। स्नाइपर की जंग सिर्फ गोली चलाने की नहीं होती, यह धैर्य, दिमाग और नजरों की जंग है। घंटों तक मलबे में छुपे रहना, हर कोने को, हर साए को ध्यान से देखना, दुश्मन की एक झलक पाने के लिए इंतजार करना, यह एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। स्टेलिनग्राद में तो अक्सर निशानेबाजी 100 मीटर से भी कम दूरी पर होती थी। इतने घने मलबे में छुपकर हमला करना आम बात थी। लेकिन कोनिग एक कदम आगे था। उसने कुलिकोव को भी अपनी चाल में फंसाकर मार डाला। इसने वासिली के हौसले को तोड़ दिया। ऐसा लगने लगा जैसे जर्मन मेजर को रोकना नामुमकिन था। कोनिग ने साबित कर दिया था कि वह सिर्फ एक स्नाइपर नहीं, बल्कि एक उस्ताद शिकारी था, जो अपने शिकार की हर कमजोरी को जानता था और उसका फायदा उठाना भी। इस मौत और तबाही के बीच जिंदगी भी अपनी जगह बना रही थी। वासिली और तानिया एक दूसरे के करीब आ गए थे। खंडहरों के बीच उनके प्यार के कुछ पल उस नर्क में भी इंसानियत की एक झलक देते थे। एक रात तानिया चुपके से वासिली के बैरकों में आती है और वो दोनों एक हो जाते हैं। लेकिन उनकी इस नजदीकी को एक और शख्स देख रहा था, कमिसार डेनिलोव। वो भी तानिया को चाहता था। वासिली, जिसे उसने खुद हीरो बनाया था, अब उसकी मोहब्बत में भी उसका रकीब बन गया था। डेनिलोव के दिल में तारीफ की जगह अब कड़वी जलन ने ले ली थी। यह जलन डेनिलोव के अंदर एक तूफान खड़ा कर देती है। वह अपने ही बनाए हीरो के खिलाफ हो जाता है। वह अपने सीनियर्स को एक चिट्ठी लिखता है जिसमें वह वासिली की बुराई करता है। उसके आदर्श, उसकी पार्टी के प्रति वफादारी, सब उसकी पर्सनल फीलिंग्स के सामने कमजोर पड़ने लगते हैं। वह खुद से कहता है, इंसान हमेशा इंसान ही रहेगा, कोई नया इंसान नहीं होता। यह लव ट्रायंगल सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, यह दिखा रहा था कि जंग के मैदान में भी इंसानी इमोशंस, प्यार, जलन, नफरत कितने पावरफुल हो सकते हैं और कैसे वह बड़े बड़े आदर्शों पर भी हावी हो जाते हैं। इस कहानी में एक और मासूम किरदार था, साचा फिलिपोव, एक छोटा लड़का। फिल्म में गैब्रियल थॉम्सन ने रोल किया, जिसे फिल्म में उसकी असली उम्र 17 साल से काफी छोटा दिखाया गया है। साचा ने खुद आकर वासिली की मदद करने की पेशकश की। वह मेजर कोनिक के पास जाकर उनका भरोसा जीतता है और उन्हें वासिली के ठिकानों के बारे में झूठी खबर देता है। बदले में उसे खाना या दूसरी चीजें मिलती थीं। वह एक डबल एजेंट बन गया था। असली साचा फिलिप्पो भी एक स्पाई था, जिसने जर्मन हेडक्वार्टर्स से डॉक्यूमेंट्स चुराए थे, लेकिन उसकी कहानी फिल्म से अलग थी।
शुरू में कोनिक साचा का इस्तेमाल करता है, लेकिन धीरे धीरे उसे शक होने लगता है, खासकर तब जब वासिली एक हमले में कोनिक को जख्मी कर देता है, जिसमें शायद साचा की दी हुई इंफॉर्मेशन का हाथ था। कोनिक का शक यकीन में बदल जाता है जब वह वासिली और तान्या को उसी जगह इंतजार करते देखता है जिसके बारे में साचा ने उसे बताया था। वह समझ जाता है कि लड़के ने उसे धोखा दिया है, और फिर कोनिक एक बेहद क्रूर कदम उठाता है। वह साचा को मार देता है और उसकी लाश को एक ऐसी जगह लटका देता है जहां से वह साफ दिखाई दे। यह वासिली को भड़काने और उसे गुस्से में कोई गलती करने पर मजबूर करने की चाल थी। यह जंग के मैदान में मासूमियत की मौत थी, एक सबूत कि यह लड़ाई किसी को नहीं बख्शती। वासिली टूट जाता है। सांचा उसके लिए सिर्फ एक खबरी नहीं था, वह उस औरत का बेटा था जिसके घर वह कभी कभी रुकता था। अब यह ड्यूल सिर्फ ड्यूटी नहीं, पर्सनल दुश्मनी बन चुका था। वासिली कसम खाता है कि वह कोनिक को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसी बीच तान्या को सांचा की मां को वहां से निकालने के लिए भेजा जाता है, लेकिन रास्ते में वह एक शैल के श्रापनेल से बुरी तरह जख्मी हो जाती है। सब मान लेते हैं कि तान्या मर चुकी है। डेनिलोव को भी खबर मिलती है कि तान्या मारी गई है। उसका दिल पछतावे और दुख से भर जाता है। उसे अपनी जलन पर अफसोस होता है। अपने देश प्रेम के आदर्श भी अब उसे खोखले लगने लगते हैं। वह वासिली को ढूंढता है जो कोनिक के लिए घात लगाकर बैठा है, और तब डेनिलोव वह करता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वह अपनी जान की परवाह के बिना अपना हेलमेट उतारकर खुले में आ जाता है। उसका इरादा साफ था, वह कोनिक का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता था ताकि जर्मन स्नाइपर गोली चलाए और उसकी पोजीशन जाहिर हो जाए। यह उसकी तरफ से एक बलिदान था, अपने के पर पछतावे का एक प्रयास। कोनिक गोली चलाता है। शायद वह डेनिलोव को वासिली समझ बैठा, या शायद उसने सिर्फ एक मौका देखा। गोली डेनिलोव को लगती है और वह वहीं ढेर हो जाता है। लेकिन मरते मरते डेनिलोव अपना काम कर गया था। उस गोली की आवाज या मजल फ्लैश से वासिली को कोनिक की छिपी हुई पोजीशन का आभास हो जाता है। डेनिलोव की जलन ने उसे वासिली के खिलाफ किया था, लेकिन उसके पछतावे ने आखिर में वासिली की जीत का रास्ता खोल दिया। दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी थे, शुरू से अंत तक। अब निशाना सामने था। वासिली ने ट्रिगर दबाया, एक गोली और मेजर कोनिक का खेल खत्म। जर्मनी का महान स्नाइपर, जिसके नाम से सोवियत फौज कांपती थी, स्टेलिनग्राद की धूल में मिल गया। विडंबना यह थी कि जर्मन कमांड ने पहले ही कोनिक के डॉग टैग्स, पहचान पत्र ले लिए थे, ताकि अगर वह मारा जाए तो सोवियत उसका प्रोपेगेंडा न कर सके। और इसी के साथ स्टेलिनग्राद की लड़ाई भी अपने अंजाम तक पहुंची। फरवरी 1943 में घिरी हुई, भूखी और थकी हारी जर्मन 6th आर्मी ने सरेंडर कर दिया। यह हिटलर की हार की शुरुआत थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। स्क्रीन पर दिखते हैं हजारों जर्मन कैदियों के काफिले, बर्फ में ठिठुरते हुए, हारे हुए। वासिली के लिए जंग जीती जा चुकी थी, पर्सनल दुश्मन मारा जा चुका था, लेकिन एक अधूरी कहानी अभी बाकी थी, तान्या। वह शहर के फील्ड हॉस्पिटल्स में उसे ढूंढने निकलता है, और आखिर में मलबे और लाशों के ढेर के बीच उसे तान्या मिल जाती है, जिंदा, अपने जख्मों से उभरती हुई। असली तान्या चेरनोवा की कहानी अलग थी। वह जंग के बाद जैतसेव से अलग हो गई थी और उन्हें गलत खबर मिली थी कि जैतसेव मर चुका है। लेकिन फिल्म में इस मिलन के साथ कहानी को एक उम्मीद भरा अंजाम मिलता है। तो यह थी कहानी एनिमी एट द गेट्स की, एक ऐसे शहर की जो नर्क बन गया, दो निशानेबाजों की जिसके बीच की टक्कर ने जंग का रुख मोड़ दिया, और उन आम इंसानों की जिन्होंने इस तबाही के बीच भी प्यार, दोस्ती, धोखा और बलिदान को जिया। यह फिल्म इतिहास और कल्पना का मिश्रण है, लेकिन यह उस हौसले और हिम्मत की कहानी कहती है जो इंसान बेहद मुश्किल हालात में दिखा सकता है। स्टेलिनग्राद की जंग एक याद दिलाती है कि जीत की कीमत कितनी भारी हो सकती है। तो दोस्तों, यह थी एनिमी एट द गेट्स की एक रोमांचक और दिल दहला देने वाली कहानी। एक ऐसे शहर की दास्तान जिसने युद्ध की क्रूरता को झेला और दो स्नाइपरों के बीच की टक्कर को देखा, जिसने इतिहास के पन्नों पर अपनी छाप छोड़ी। यह फिल्म हमें दिखाती है कि जंग के मैदान में भी इंसान के भीतर जुनून, रणनीति और जीवित रहने की तीव्र इच्छा किस कदर हावी हो सकती है। इसी के साथ आज की यह मूवी एक्सप्लेनेशन यहीं समाप्त होती है। युद्ध में हर गोली का अपना निशाना होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही एक और ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कहानी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।